Hello everyone and welcome to this video. In this video, let us understand how to use multiple equity and enterprise value multiple to derive the value of a share. So as I told you, there are two types of multiples. One is equity multiple and other is enterprise value multiple. Equity multiples are like, for example, price to EPS, price to book value, price to cash flow, and price to sales. And enterprise value multiples are like EV by EBITDA, EV by EBIT, EV by cash flows, and EV by revenue or total sales, you can say. Now all these multiples are of two types. एक क्या होता है आपका हिस्टोरिकल मल्टीपल और एक क्या होता है आपका फॉरवर्ड मल्टीपल. ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, प्राइस टू ईपीएस. ये जो प्राइस है ये हमेशा लेटेस्ट होता है. लेटेस्ट मतलब जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन प्राइस क्या चल रहा है या उससे जस्ट प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, दैट इज द लेटेस्ट प्राइस. अब जो ईपीएस है दैट कैन बी हिस्टोरिकल एंड दैट कैन बी फॉरवर्ड. न्यूमरेटर प्राइस तो लेटेस्ट होगा, आज के दिन का, जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन का प्राइस. लेकिन अर्निंग पर शेयर हिस्टोरिकल भी हो सकती है और अर्निंग पर शेयर फॉरवर्ड भी हो सकती है, प्रोजेक्टेड भी हो सकती है. तो अगर अर्निंग पर शेयर हिस्टोरिकल है तो मल्टीपल हिस्टोरिकल होगा. अगर ईपीएस प्रोजेक्टेड है, फॉरवर्ड है, तो मल्टीपल कौन सा कहलाएगा, फॉरवर्ड मल्टीपल. उसी तरीके से प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस तो लेटेस्ट ही होगा लेकिन कैश फ्लो कौन सा हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है और फॉरवर्ड भी हो सकता है. अगर कैश फ्लो हिस्टोरिकल है तो मल्टीपल हिस्टोरिकल कहलाएगा और अगर कैश फ्लो फॉरवर्ड है तो मल्टीपल फॉरवर्ड कहलाएगा. इस बात को आप समझ लीजिए. उसके बाद सेम ये सारे मल्टीपल्स भी दो हो सकते हैं. एक होता है आपका हिस्टोरिकल मल्टीपल और दूसरा आपका फॉरवर्ड मल्टीपल. तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं ईवी बाय EBITDA, तो जो ईवी है दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू, दैट विल बी लेटेस्ट. लेटेस्ट मतलब आज के दिन जो इसके शेयर्स हैं, आज के दिन जो इसका मार्केट प्राइस है, आज जो इसका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट है वो हम लेते हैं. लेकिन जो EBITDA है दैट कैन बी हिस्टोरिकल और दैट कैन बी फॉरवर्ड. अगर EBITDA हिस्टोरिकल है तो मल्टीपल हिस्टोरिकल कहलाएगा, अगर EBITDA फॉरवर्ड है तो मल्टीपल फॉरवर्ड कहलाएगा. ठीक है, सेम उसी तरीके से बाकी मल्टीपल्स के लिए भी. लेकिन यहीं पर डिस्कशन खत्म नहीं होता, हमें एक टॉपिक और भी है जो समझना है. वो होता है LTM मतलब लास्ट 12 मंथ या ट्रेलिंग 12 मंथ्स. ठीक, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, लास्ट 12 मंथ या ट्रेलिंग 12 मंथ. इसको समझने के लिए मतलब LTM मल्टीपल होता है, लास्ट 12 मंथ मल्टीपल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है. इसको समझने के लिए मैं आपको अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ. तो LTM का मतलब है लास्ट 12 मंथ्स बिफोर लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर. लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर से पिछले 12 महीने हमारे क्या होंगे, LTM होंगे. तो हमें क्या करना होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, अभी माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं. माइक्रोसॉफ्ट का जो ईयर एंड होता है वो है दिसंबर. तो आज उसका जो ईयर एंड है वो है दिसंबर 2019. और अभी एग्जांपल के तौर पे मेरे पास उसका क्या क्या डेटा अवेलेबल होगा. सबसे पहले उसका ये 12 मंथ्स का डेटा अवेलेबल होगा, जनवरी 19 से दिसंबर 19 का डेटा अवेलेबल होगा. और उसके बाद ये मार्च तक का डेटा अवेलेबल होगा, मार्च 2020. और हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, मई 20 में. तो मेरे लिए LTM क्या होगा, 3 महीने तो ये दिसंबर से मार्च तक के और 9 महीने ये. तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ये मेरा LTM पीरियड है, LTM. इसको आप TTM भी कह सकते हो, ट्रेलिंग 12 मंथ्स पीरियड. ठीक है, तो 3 महीने ये और 9 महीने ये. लेकिन हम जब LTM निकालते हैं तो क्या करते हैं, 3
प्लस 12 और माइनस ये 3, तो 3 प्लस 12 15 हो जाता है, और ये 3 मंथ्स हम माइनस कर देंगे तो यही पर्टिकुलर टाइम तो बचेगा हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक कंपनी ले लेते हैं, मान लीजिए शार्प। इसका जो ईयर एंड है वो है सितंबर 19। तो आज मेरे पास इसका डाटा क्या होगा, इसका डाटा मेरे पास होगा अक्टूबर 18 से सितंबर 19, और उसके बाद ये मार्च 20। कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं हम, मई 2020। तो लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर ये है, इससे पिछले 12 महीने मेरा क्या होगा, एलटीएम होगा। तो 6 महीने तो ये और 12 महीने ये, अगर 6 प्लस 12 कर दें और ये 6 माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यही मेरा एलटीएम बचेगा। मुझे ये पर्टिकुलर पीरियड निकालना है, तो 6 ले लेता हूँ, प्लस 12 18 करता हूँ, और ये 6 माइनस करता हूँ। तो जो ये वाला पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं करंट स्टब, और ये वाला जो टाइम है इसको हम बोलते हैं प्रायर स्टब, और ये जो फाइनेंशियल ये है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर प्लस करंट स्टब माइनस प्रायर स्टब, इससे मेरा LTM निकल जाता है, लास्ट 12 मंथ निकल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। तो अगर आपकी कोई कंपनी है, मान लीजिए इन्फोसिस का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको इन्फोसिस की वैल्यूएशन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो इन्फोसिस जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है, उस सेक्टर के लिए कौन सा मल्टीपल है जिसे यूज किया जाएगा वैल्यूएशन के लिए। तो हर सेक्टर के लिए मल्टीपल्स ऑलरेडी डिटरमाइंड है, किन मल्टीपल्स के बेस पर वैल्यू निकाली जाएगी वो सेक्टर स्पेसिफिक ऑलरेडी गिवन है। तो वो एक PDF फाइल मैं आपको भी शेयर करूंगा जिसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक मल्टीपल्स गिवन है कि किस सेक्टर में कौन सा मल्टीपल यूज किया जाता है। तो जैसे IT सेक्टर में एक तो हम ले सकते हैं प्राइस टू EPS, और एक हम ले सकते हैं प्राइस टू कैश फ्लो। ये दोनों मेरे क्या हैं, इक्विटी मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फोसिस की कंपेरेबल कंपनीज चूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए थ्योरेटिकल डिस्कशन में मैं X, Y और Z ले रहा हूँ। तो इन X, Y, Z तीनों कंपनियां, सबसे पहली बात तो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होंगी। जो ये टारगेट कंपनी है, जो फिलहाल हमारे केस में इन्फोसिस है, ये जो कंपनी है ये प्राइवेट हो सकती है, ये लिस्टेड कंपनी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। बट जो ये कंपेरेबल कंपनीज हैं, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनियां हो सकती हैं। कंपेरेबल कंपनीज हैव टू बी लिस्टेड एंड पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, बट टारगेट कंपनी या फोकस्ड कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी हो सकती है। ठीक है, तो कंपनी X का P रेशो निकाला हमने, मान लीजिए 5, Y का है 6 और Z का है 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज भी हो सकता है या मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, तो 5, 6, 7 हमने एवरेज निकाल लिया। ये 5, 6 और 7 ये क्या है, X, Y, Z के PE रेशोज हैं, इनका हमने एवरेज किया। तो ये 6 जो आया इसका क्या मतलब है, 1 रुपये की अर्निंग पर शेयर के लिए ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर्स इक्विटी में 6 रुपये लगा रहे हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे आप इन्फोसिस का EPS निकालेंगे जो कि मान लीजिए 10 रुपीज़ है। तो 1 रुपये के लिए आप 6 रुपये लगा रहे हो, लेकिन 10 रुपये के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिर 60 रुपये। ये 60 रुपीज़ आपका क्या आया, इन्फोसिस का शेयर प्राइस आ गया। लेकिन सिंगल मल्टीपल से वैल्यू नहीं निकालेंगे, वी हैव टू लुक एट अदर मल्टीपल ऑल्सो, लेट्स से प्राइस टू कैश फ्लो। तो ये कितना आएगा, 6, 7 और 8। ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ 6, 7, 8 ये रैंडम वैल्यूज हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो एवरेज क्या आया, 7। तो इस एवरेज का क्या मतलब है कि 1 रुपये के कैश फ्लो के लिए ऑन एन एवरेज इक्विटी इन्वेस्टर 7 रुपये लगा रहे हैं। तो हमारी जो कंपनी इन्फोसिस है उसका कैश फ्लो पर शेयर कितना है, मान लीजिए 9। तो उस हिसाब से उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 63। तो हमारी जो प्राइस रेंज आ रही है वो 60 से 63 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो ये इक्विटी मल्टीपल के थ्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, वो ये तरीका है। एंटरप्राइज वैल्यू से वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीपल डिसाइड करेंगे कि किस मल्टीपल के बेस पर आप
इन्फोसिस कंपनी का या आईटी सेक्टर की कंपनीज की वैल्यू निकालते हो, तो वो हमने लिया ईवी बाय एबिट ए। देखो इबिट डा भी होता है, एबिट भी होता है, इबिट डार भी होता है, इबिट ए भी होता है, इबिट डेक्स भी होता है, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। वो अभी अगर आपको पूरी वैल्यूएशन डिटेल में समझनी है तो वीडियोस को सीरीज में देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। एक वीडियो में सबको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो ईवी बाय कैश फ्लो, तो ये दो मल्टीपल हमने डिसाइड किए जिसको हम यूज़ करेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारी जो फोकस्ड कंपनी है वो क्या है, मान लीजिए इन्फोसिस। तो हम कंपेरेबल कंपनी यानी कि एक्स, वाई और जेड, ये तीन कंपनियां लेंगे, इन तीनों का मल्टीपल निकालेंगे, कितना आ गया 4, 5 और 6। तो एवरेज क्या आ गया आपका 5। इसका क्या मतलब है कि 1 रुपए के इबिट ए के लिए, 1 रुपए के इबिट ए के लिए ओवरऑल इन्वेस्टर्स 5 रुपए लगा रहे हैं। ओवरऑल में क्या हो गया, डेट, इक्विटी, प्रेफरेंस स्टॉक सब मिला के। तो 1 रुपए के इबिट ए के अगेंस्ट में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 5 रुपए की हो रही है। तो हमारी कंपनी इन्फोसिस का इबिट ए कितना है, मान लीजिए 100 रुपये। तो एंटरप्राइज वैल्यू कितनी आएगी हमारी 500, राइट। अब एंटरप्राइज वैल्यू से मुझे कहाँ पहुँचना है, शेयर प्राइस पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेस करूँगा नॉन इक्विटी क्लेम्स, वो कितने के, मान लीजिए 200। तो 300 क्या हो गया आपका इक्विटी वैल्यू। तो 300 की इक्विटी वैल्यू से मुझे शेयर प्राइस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, डायलूटेड शेयर से डिवाइड करूँगा, जो कि कितने, मान लीजिए 5 मिलियन। तो 60 आपका क्या आ गया शेयर प्राइस। ये जो 60 है, ये 60 रिलेटिव प्राइस है। अगर मैं ये प्राइस डीसीएफ वैल्यूएशन में निकालता, जो कि हम आने वाली किसी वीडियो में समझेंगे, डीसीएफ वैल्यूएशन में जो प्राइस आता है वो इंट्रिंसिक शेयर प्राइस होता है, लेकिन रिलेटिव वैल्यूएशन जो प्राइस आता है वो रिलेटिव प्राइस होता है। तो सेम उसी प्रोसीजर से आप क्या करोगे, ईवी बाय कैश फ्लो निकालोगे। मान लीजिए कितना आया आपका 5, 6 और 7, तो एवरेज क्या आ गया आपका 6। अब क्या करोगे, इन्फोसिस कंपनी का कैश फ्लो लोगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंटरप्राइज वैल्यू आएगी, नॉन इक्विटी क्लेम माइनस करोगे तो इक्विटी वैल्यू आएगी, डायलूटेड शेयर से डिवाइड करोगे तो आपका प्राइस आएगा। तो वो जो प्राइस है वो मान लीजिए आपका आ गया 65। तो एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल से 60 to 65 का प्राइस आता है, और इससे आपका आ रहा है 60 to 63। अब क्या होता है, ट्रेडिंग कॉम से एक प्राइस आया, ट्रांजैक्शन कॉम से एक प्राइस रेंज आई, डीसीएफ वैल्यूएशन से प्राइस आई। ये जितने भी वैल्यूएशंस आएंगे इन सबको एक चार्ट के ऊपर प्लॉट किया जाएगा। उस चार्ट को प्लॉट करके, उस चार्ट का नाम होता है फुटबॉल फील्ड, ठीक है। उस फुटबॉल फील्ड के ऊपर अलग अलग मल्टीपल से, अलग अलग टेक्निक से जो अलग अलग प्राइस रेंज आई है उसको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। वो फुटबॉल फील्ड क्या है वो किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।